सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत जयपुर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। इससे पहले हमने जयपुर संभाग की 2 क्लासें ले ली है, जयपुर जिले की भी 2 क्लासें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की हो चुकी है। मतलब इस क्लास के हो जाने के बाद अपने संकल्प परिवार के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर जिला दर्शन के नाम से 250 क्वेश्चन आपके हो जाने वाले हैं। बिल्कुल, इससे पहले कल साथियों के प्रश्न आ रहे थे कि सर रिवीजन कब करवाओगे, तो ये रिवीजन ही चल रहा है। इससे पहले कोहिनूर प्रश्नोत्तरी में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर चुके हैं। जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं, एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें। और इसी के साथ में आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। द्वारिकाधीश की नगरी से ख्याली लाल जी रेगर आपको प्रणाम। आज की क्लास में सबके नाम लूंगा, बढ़िया सबके कमेंट पढ़ूंगा, मस्ती के साथ में आज की क्लास चलने वाली है। साइला से प्रणाम, राजेश राज जी रणथंबोर से प्रणाम, गोदारा बीकानेर का लाडला बीकानेर से प्रणाम कर रहे हैं। दीपक जी पारी गुड इवनिंग कर रहे हैं, बिल्कुल गुड इवनिंग आपको। ममता जी गर्ग नमस्कार आपको। बुद्धा राम जी जय श्री कृष्णा। लकी जी मीणा कोटपुतली से राम राम। हाँ जी, सभी को राम राम है। और एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दें, बिल्कुल। गीता जी सिया कह रहे हैं सीकर से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम आपको। लकी जी मीणा कोटपुतली से राम राम हो गया है, सभी को प्रणाम है, सभी को राम राम है। और इसी के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। अशोक जी गौर नागौर से प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल। सवाई माधोपुर से एसआई गुजर जी, बिल्कुल। बाड़मेर से तेजा राम जी प्रणाम कर रहे हैं, सभी को प्रणाम है, सभी को राम राम है। माँ की धरती से प्रणाम। और इसी के साथ अपन आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास में अपना जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है, बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है। बाणगंगा नदी की यदि हम बात करें तो उद्गम कहां से होता है, तो उद्गम होता है जयपुर से। और जयपुर की कौन सी पहाड़ियां हैं उसका आंसर आपको देना है। बांध की बात करें, इसके ऊपर बांध कौन सा बना हुआ है, तो बांध बना हुआ है रामगढ़ बांध। और ये रामगढ़ बांध कहां पर है, ये जमवा रामगढ़ के अंदर है, जमवा रामगढ़ के अंदर ये बांध है। और यहीं पर जमवाई माता का मंदिर होने के कारण इस मंदिर मतलब इस बांध का नाम जो है वो जमवा रामगढ़ पड़ गया है। महाराजा सवाई माधो सिंह जी, सवाई राम सिंह जी की बात करें, माधो सिंह जी ने भी यहाँ पर मतलब इसका निर्माण करवाने में सहयोग दिया था, लेकिन राम सिंह जी जो है वो इसका निर्माण करवाते हैं। रामगढ़ बांध का निर्माण उन्होंने करवाया था। और जब यहाँ पर दूल्हे राय ने राजधानी स्थापित की थी तब यहाँ पर कोई बांध नहीं था, केवल बाणगंगा नदी प्रवाहित होती थी। और उन्होंने यहाँ पर जमुवाई माता के मंदिर का निर्माण करवाया। सभी को प्रणाम है, सभी को राम राम। विनोद जी जड़वा अफीम वाले गांव अमरपुरा से प्रणाम, बिल्कुल। अफीम की धरा जो है चित्तौड़गढ़ से प्रणाम है। गुजरात से एसाऊ जी राज को प्रणाम है, बिल्कुल सभी को प्रणाम है। बेराट की पहाड़ियां आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही बात है। बेराट की पहाड़ियां इसका क्या है, सही आंसर है। उद्गम इसका बेराट की पहाड़ियां जयपुर से होता है। और इस पर एक बांध बना हुआ है रामगढ़, जबकि माधव सागर बांध इसी पर दौसा में बना हुआ है। क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट बात करें, सवाई जय सिंह जी द्वारा निर्मित सबसे बड़ी वेधशाला कहाँ स्थित है। भाई सवाई जय सिंह जी ने कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया, 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। उसमें से एक वेधशाला दिल्ली में है, एक वाराणसी में है, एक जयपुर में है, एक मथुरा में है। और एक वेधशाला की यदि हम बात करें, 5वीं वेधशाला वो कहां पर है, तो वो वेधशाला है उज्जैन के अंदर। उज्जैन में वो वेधशाला है। इसका मतलब 5 वेधशाला है। इसमें सबसे पुरानी जो वेधशाला है वो कौन सी है, दिल्ली वाली। इसका निर्माण हुआ था 1725 से लेकर या 28 से कह सकते हैं इसका निर्माण होता है। और वाराणसी में भी है, लेकिन जयपुर वाली जो है वो सबसे बड़ी है। और इन वेधशालाओं का नाम क्या है, जंतर मंतर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सभी वेधशालाओं का नाम क्या है, जंतर मंतर। और इसी जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को सूची में शामिल। जबकि यहाँ पर एक सौर्य घड़ी है जिसका नाम क्या है, सम्राट यंत्र। यहाँ पर एक सौर्य घड़ी है जिसे विश्व की सबसे बड़ी घड़ी माना जाता है। यहीं पर एक राम यंत्र है जो कि ऊंचाई मापने का यंत्र है। बिल्कुल अपन डिटेल से पहले बात कर चुके हैं। सभी साथी जयपुर का आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं।
निम्न में से कौन सी हवा महल की मंजिल नहीं है? देखो हमने हवा महल की मंजिलों की बात की थी। हवा महल की कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिलें हवा महल की है। इसके अलावा हम बात करते हैं रतन मंदिर। रतन मंदिर भी क्या है? इसकी एक मंजिल है। अब यहां पर कौन सी इसके अंदर मंजिल नहीं है? देखे सभी साथी कमेंट करेंगे। हवा महल की हम बात करते हैं। हवा महल का आकार कैसा है? हवा महल का आकार कैसा है? तो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान, मुकुट के समान। वास्तुकार कौन है? एग्जाम में कई बार वास्तुकार को लेकर प्रश्न आ जाता है। वास्तुकार कौन है? तो लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता जो है वो इसके वास्तुकार माने जाते हैं। बताइए इसमें से कौन सा मंदिर नहीं है? बिल्कुल चंद्र मंदिर आंसर आ रहा है। चंद्र मंदिर की जगह क्या होना चाहिए था वो भी आप सभी कमेंट करेंगे। निर्माण को लेकर बात करते हैं। निर्माण कब हुआ था? 1799 में इसका निर्माण हुआ था। 5 मंजिला ये भवन माना जाता है। और खिड़कियों की यदि हम बात करें तो खिड़कियां कितनी है इसके अंदर? खिड़कियां और इसमें जाली झरोखे कितने हैं? जाली झरोखे तो यहां पर खिड़कियों की बात करें तो 953 इसमें खिड़कियां हैं। जाली झरोखों की बात करें 365 इसमें जाली झरोखे हैं। तो बिल्कुल क्या नाम होना चाहिए था? सबसे छोटी वेधशाला कौन सी है? भाई देखो छोटी बड़ी का ऐसा प्रश्न नहीं आता है। बड़ी का प्रश्न आया हुआ जयपुर का। छोटी की यदि हम बात करें तो सबसे पुरानी दिल्ली वाली है। छोटी का अभी तक कोई प्रश्न आया नहीं है। इस प्रकार से छोटी बड़ी का क्या है? भाई 5 वेधशालाएं बनाई गई है। 5 वेधशालाओं में सबसे पहला किसको बनाया? सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे ज्यादा महत्व कौन सी रखती है? पांचों में ये बात करें, पांचों एक जैसी है। पांचों में जयपुर वाली को ही क्यों यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, दूसरी को क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सबसे बड़ी है और सबसे ज्यादा उसका महत्व है। इस वजह से चरित्र मंदिर आ रहा है। एक साथी विचित्र मंदिर कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ये इसका नाम नहीं होगा, इसका नाम होगा यहां पर विचित्र मंदिर। विचित्र मंदिर इसका सही आंसर होगा। तो यहां पर प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर, शरद मंदिर, विचित्र मंदिर और रतन मंदिर नाम से 5 मंजिलें हैं। बाकी ये डिटेल है। और किसके समय? प्रताप सिंह जी के समय इसका निर्माण हुआ। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो नाहरगढ़ दुर्ग की यदि हम बात करें, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शनधारी एक मंदिर है। इस वजह से इसे कौन सा गढ़ कहा जाता है? सुदर्शन गढ़ कहा जाता है। सुदर्शन गढ़ इसे कहा जाता है। नाहर सिंह जी भौमिया से इनका संबंध है। नाहर सिंह भौमिया का संबंध जो है वो इससे माना जाता है। अभी आगे एक प्रश्न आएगा, करण सिंह जी भौमिया का संबंध किस दुर्ग से है? इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। एक जैसे 9 महलों के लिए ये प्रसिद्ध है और इसे जयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग भी इसे कहा जाता है। और गेटोर की छतरियों की बात करें, ये भी इसके निकट पड़ती है। गेटोर की छतरियां, तो गेटोर की छतरियां यहीं पर स्थित है। बिल्कुल। नाहरगढ़ का निर्माण कब हुआ था? साथियों के कमेंट आ रहे हैं। 1734 में इसका निर्माण हुआ था। और क्यों हुआ था? निर्माण का उद्देश्य क्या था? निर्माण का उद्देश्य मराठों से सुरक्षा, मराठों से सुरक्षा हेतु निर्माण हुआ था। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। सवाई जय सिंह जी का मतलब जय सिंह जी सेकंड वाले। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन सा जयपुर राजाओं का शाही शमशान घाट है? भाई जयपुर के राजाओं की जो छतरियां बनी हुई है वो कहां पर बनी हुई है? शाही शमशान घाट, यहीं पर हम बात करते हैं। जयपुर के शासकों की छतरियां बनी हुई है, लेकिन हम यहां पर नोट लगाकर लिख सकते हैं। नोट यहां पर ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है। ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है। एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए ईश्वरी सिंह की छतरी कहां पर है?
तो ईश्वरी सिंह की छतरी जयपुर में बनी हुई है, यहाँ पर छतरी नहीं है। गेटोर की छतरियों की बात करें, जयपुर के शासकों से इनका संबंध है। बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर के पाटी शासकों से संबंधित है। आहड़ की छतरियां मेवाड़ के महाराणाओं से संबंधित है। देवी कुंड की छतरियां बीकानेर के राठौड़ों से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वाधिक पर्यटक जो है वो कहां पर आते हैं। अब देखो यहां पर प्रश्न जो है ये नहीं पूछा गया है कि स्वदेशी पर्यटक कौन से आते हैं और विदेशी पर्यटक कौन से आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कौन से आते हैं, भाई यहां पर अपन इसको विदेशी कर देते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जो है वो जयपुर के अंदर आते हैं। सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक, सर्वाधिक स्वदेशी या हमारे देश के या स्थानीय जो पर्यटक हैं वो कहां पर आते हैं, वो अजमेर में आते हैं। मुस्लिम पर्यटक ज्यादातर ख्वाजा साहब की दरगाह पर आते हैं, जबकि हिंदू पर्यटक जो है वो सनातन धर्म वाले पुष्कर में ज्यादा जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक, मान लो जयपुर में ऑप्शन ना हो तो वहां उदयपुर भी सही होगा। 1 नंबर पर है जयपुर, सबसे ज्यादा जयपुर में आते हैं। भारत में आने वाला हर तीसरा पर्यटक जो है वो राजस्थान में आता है। राजस्थान में सबसे पहले कहाँ आता है, हेरिटेज सिटी जयपुर में आता है। जयपुर स्पेशली क्यों प्रसिद्ध है, जयपुर स्पेशली दुर्गों के लिए और महलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पर्यटकों को देखने के लिए बहुत ज्यादा महल और दुर्ग बने हुए हैं। बिल्कुल क्लियर सभी को, हाँ जी। तो यहाँ पर हमने बात की जोधपुर में भी पर्यटक जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा के आंकड़े में ये नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, जयपुर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। भाई जयपुर के उपनामों की हम यहाँ पर बात करते हैं। जयपुर के उपनामों में यहाँ पर कौन सा उपनाम जो वो शामिल है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहते हैं। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहते हैं। और पूर्व का पेरिस कह दो, भारत का पेरिस कह दो, राजस्थान का पेरिस कह दो। पेरिस का मतलब जयपुर, वेनिस का मतलब उदयपुर। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान एकीकरण के समय सबसे बड़ा ठिकाना लावा किस रियासत का भाग था। भाई बात करते हैं आजादी के समय, उस समय 19 तो थी देसी रियासतें, 19 देसी रियासतें। इसमें यदि हम रियासतों की बात करें, सबसे बड़ी क्षेत्रफल में जोधपुर थी, जबकि सबसे छोटी शाहपुरा थी। और जनसंख्या में सबसे बड़ी कौन सी थी, वो ये जयपुर थी। यहां पर यदि हम बात करें 19 देशी रियासतें, 3 उस समय ठिकाने हुआ करते थे और एक चीफ कमिश्नर प्रांत था। एक चीफ कमिश्नर प्रांत यहां पर हुआ करता था। तो ये चीफ कमिश्नर प्रांत कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा उस समय चीफ कमिश्नर प्रांत का मतलब सीधा अंग्रेजों के ये अधिकार में था। भारत में ऐसे 4 क्षेत्र थे, जिसमें से राजस्थान का जो एक क्षेत्र था अजमेर मेरवाड़ा, वो सीधा अंग्रेजों के अधीन था। इसके अलावा हम बात करते हैं 3 ठिकानों के अंदर, ठिकाने कौन कौन से थे, तो उसकी हम बात करते हैं। पहला ठिकाना जैसे लावा का नाम आया है, दूसरा ठिकाना था निमराणा, एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, और तीसरा है कुशलगढ़। कुशलगढ़, किशनगढ़ नहीं है, कुशलगढ़, ध्यान रखें। तो यहाँ पर लावा जो है वर्तमान में टोंक में पड़ता है, और उस समय कहां पर था, उस समय जयपुर रियासत के अंदर था। निमराना की बात करें, वर्तमान में ये अलवर में पड़ता है, उस समय भी ये अलवर रियासत में था। कुशलगढ़ वर्तमान में बांसवाड़ा में पड़ता है, उस समय भी ये बांसवाड़ा रियासत में था। एग्जाम में एक बार ऐसा प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा ठिकाना नहीं है, और उसमें एक ऑप्शन में था शाहपुरा का। तो शाहपुरा है वो ऑप्शन में था, शाहपुरा एक ठिकाना नहीं है, शाहपुरा एक रियासत है। बिल्कुल क्लियर यहाँ पर, हाँ जी। तो यहाँ पर जयपुर से इसका संबंध है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसे आधुनिक जयपुर का निर्माता माना जाता है। सवाई जय सिंह जी की यदि बात करें, इनको जयपुर का क्या माना जाता है, इनको जयपुर का निर्माता माना जाता है। 1727 में इन्होंने जयपुर की स्थापना की। मिर्जा राजा जय सिंह जी का संबंध जयपुर से नहीं है, इनके समय जयपुर का निर्माण ही नहीं हुआ था। इनके समय राजधानी कहाँ हुआ करती थी, आमेर हुआ करती थी। मोहनलाल जी सुकाड़िया की बात करें, इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का
निर्माता, भाई राजस्थान में सबसे लंबे कार्यकाल तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। मिर्जा इस्माइल की बात करें, मिर्जा इस्माइल को राजस्थान में जयपुर का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक निर्माण, जयपुर का जो आधुनिक स्वरूप है वर्तमान में, वो इन्होंने दिया था और इनके नाम पर जयपुर में MI रोड भी है। मिर्जा इस्माइल रोड जो है इनके नाम पर जयपुर में एक मार्ग का नाम रखा गया है। नेक्स्ट बात करें, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र जो है वो कहां पर रखा हुआ है। चांदी के पात्र की बात करें तो वो क्या है, स्पेशली जार हैं। और जार किससे संबंधित है, पानी के ये पात्र हैं, पानी के पात्र। इनका निर्माण किसने करवाया था, निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह जी ने। सवाई, जयपुर के इतिहास में 2 माधो सिंह जी हुए हैं, जिसमें ज्यादातर फेमस वाले माधो सिंह जी कौन, सेकंड वाले। फर्स्ट वाले तो जो है वो ईश्वरी सिंह के भाई थे। उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर वो चर्चा में रहते हैं। बगरू का युद्ध और राजमहल का युद्ध दोनों भाइयों के बीच में होता है। यहाँ पर हम बात करें, जार पानी के हैं और ये कितने कितने किलो के हैं, 345 kg प्लस 345 kg के ये 2 भार मतलब 2 जार हैं। और क्यों बनवाया था इन दोनों जारों को, तो माधो सिंह जी को जाना था लंदन, इंग्लैंड में एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक समारोह था और वो गंगा जल के अलावा पानी नहीं पीते थे। उस समय कोई बिस्लेरी की बोतल वगैरह तो चलती नहीं थी। इस वजह से उन्होंने अपने रियासत में जो चांदी के सिक्के चलते थे उन सिक्कों को खिलाया और 2 बड़े जारों का क्या किया, निर्माण किया था। और बिल्कुल उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हें जयपुर का बब्बर शेर कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये वही माधो सिंह जी जिन्होंने एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल सिटी पैलेस के अंदर ये रखे हुए हैं, अभी आराम से आप उसको देख सकते हो। हवा महल में म्यूजियम भी है, 1983 में यहाँ पर म्यूजियम स्टार्ट किया गया। यहाँ पर ये नहीं है, आमेर महलों में नहीं है, जयगढ़ दुर्ग में नहीं है। जयगढ़ दुर्ग में क्या है, जय बाण तोप है। यहां पर तो जय बाण तोप रखी हुई है, यहां पर कोई बड़े पात्र नहीं है, ये सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का एकमात्र गधों का मेला कहां पर लगता है। भाई गधे की यदि हम बात करें, गधा सवारी किस माता की मानी जाती है, तो सवारी माना जाता है शीतला माता। गधा पालक जाति कौन सी होती है, कुम्हार। कुम्हार जो है वो पालक जाति होती है। अब यहाँ पर राजस्थान में गधों का मेला भी लगता है, बहुत फेमस है। मांगल्यावास अजमेर में है, जहाँ पर कल्प वृक्ष फेमस है। चाकसू में शीतला माता का मंदिर स्थित है, शीतला माता की सवारी गधा माना जाता है। मेंदवास भी जयपुर में है, फागी तहसील में माना जाता है। और लूणियावास की बात करें, लूणियावास कहाँ है, जयपुर में है, और लूणियावास में ही गधों का एकमात्र मेला लगता है। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा मछली का उत्पादक बांध कौन सा है। भाई यहाँ पर क्या पूछा गया है, मछली उत्पादक बांध की बात की गई है। बीसलपुर बांध की बात करें, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना इसे माना जाता है। पेयजल परियोजना सबसे बड़ी है। राणा प्रताप सागर बांध की बात करें, भराव क्षमता की दृष्टि से, भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध इसे माना जाता है। जाखम की बात करें, सबसे ऊंचा बांध है ये, सबसे ऊंचा बांध, और इसकी हाइट क्या है, 81 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। और एक बांध का और नाम लिख लेते हैं हम, माही बजाज सागर, माही बजाज सागर। और यहां पर हम बात करते हैं, सबसे लंबा बांध है ये, सबसे लंबा बांध, और इसकी लंबाई कितनी है, 3109 मीटर इसकी लंबाई मानी
जाती है। तो यहाँ पर कानोता बांध जो कि जयपुर में बना हुआ है, ये मछली उत्पादन के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। नेक्स्ट, जयपुर को किस नाम से नहीं जाना जाता है? भाई यहाँ पर जयपुर के जो उपनाम है उसमें से कौन सा उपनाम जो है जिसका संबंध जयपुर से नहीं है? बिल्कुल सभी के साथियों के कमेंट आ रहे हैं। पाली में बांध बना हुआ है, बिल्कुल पाली में जो बांध बना हुआ है उसे जवाई बांध कहते हैं। सुमेरपुर के निकट बना हुआ है उसे मारवाड़ का अमृत सरोवर बांध कहते हैं, लेकिन वो सबसे ऊंचा बांध नहीं है। जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले में बना हुआ है। क्लियर सभी को? हाँ जी। तो चाकसू में गधों का मेला नहीं लगता है, वहां पर मतलब इंसानों का मेला लगता है शीतला माता के यहाँ पे। शीतला माता की हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जयपुर को किस अन्य नाम से नहीं जाना जाता है? आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, इसी को आप हिंदी में क्या कह सकते हो? रंगश्री द्वीप, रंगश्री द्वीप, है ना। इंग्लिश के अंदर एक बार प्रश्न आया था, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहा जाता है? तो ये जयपुर। और रंगश्री द्वीप कहने वाले कौन थे? सर सीवी रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, बाद में उनको नोबेल भी मिला। तो सर सीवी रमन ने इसको आइसलैंड ऑफ ग्लोरी का नाम दिया। पर्टिकुलर नाम पूछ लिया जाए कि इन्होंने किस नाम से जाना, तभी ये आपको नाम बताना है। नेक्स्ट, हेरिटेज सिटी से कहा जाता है। 2019 के अंदर जयपुर का परकोटा यूनेस्को सूची में शामिल विश्व विरासत स्थल जो है उस परकोटे को घोषित किया गया। पिंक सिटी की यदि हम बात करें तो यहां पर 1876 में राम सिंह जी ने इसका निर्माण कैसा करवाया? गेरुआ कलर करवाया था, गेरुआ, है ना। द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया पुस्तक लिखने वाले कौन थे? कमेंट करें आप सभी जिन्होंने जयपुर को सबसे पहले पिंक सिटी के नाम से पुकारा था। बिल्कुल। और चौथा नाम क्या है? पूर्व का वेनिस। वेनिस किसको कहेंगे? उदयपुर को कहेंगे। तो यहां पर द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? आप सभी साथी कमेंट करेंगे। और यहां पर हम बात करते हैं, जी बिल्कुल। तो बिल्कुल अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया है, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कि भाई द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? तो वो पिंक सिटी नाम देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? सर स्टेनले रीड जो है उन्होंने इस पुस्तक की रचना की और उन्होंने सबसे पहले जयपुर को पिंक सिटी कहा था। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर सबसे बड़ा जिला माना जाता है। उसकी जनसंख्या कितनी है? सबसे छोटा जिला कौन सा माना जाता है? छोटा जिला। तो सबसे छोटा जिला जनसंख्या के हिसाब से जैसलमेर माना जाता है। और जैसलमेर की जनसंख्या कितनी है? 6.69 लाख यहाँ की जनसंख्या है, मतलब 6,69,000 यहाँ की जनसंख्या है। जयपुर की जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ा जिला भी जयपुर है और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा नगर जो है वो भी कौन सा है? वो भी जयपुर माना जाता है। नेक्स्ट, जयपुर का कौन सा स्थान काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में यदि हम बात करें, मार्बल जो है, जो कीमती पत्थर हम उसे कहते हैं, अनेक स्थानों से निकलता है। उसमें से जो जयपुर से निकलता है वो कौन सा पत्थर है? मतलब ये तो क्लियर हो गया कि जयपुर में काला मार्बल पाया जाता है, काला संगमरमर पाया जाता है। जयपुर में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? कुकस की बात करें, जयपुर का ये प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। और भैंस लाना की बात करें तो वहां पर ये संगमरमर पाया जाता है। सीतापुरा भी वहां पर एक औद्योगिक क्षेत्र है। काला डेरा वहां का एक स्थान है। नेक्स्ट, जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो यहां पर हम बात करते हैं जयपुर राजधानी बना कब? जयपुर राजधानी बना 30 मार्च 1949 को। और उस समय यदि हम बात करें, जयपुर को बाद में परमानेंट राजधानी बनाने का जो आधार था वो एक तो आधार पेयजल को माना गया। और वो किस समिति ने सिफारिश की थी? तो वो समिति कौन सी थी? पी सत्यनारायण राव समिति। रियासत विभाग के द्वारा रियासतों का एकीकरण किया गया। राज्य पुनर्गठन के आधार पर बाद में कुछ राज्यों के हिस्से
जो जिलों के माध्यम से अलग हुए, कुछ उसमें नए जुड़े, और प्रमेश चंद्र कमेटी का संबंध प्रतापगढ़ जिले से है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य का प्रथम सीमन बैंक कहां पर स्थापित है? ये सीमन बैंक बस्सी में स्थापित है, और ये बस्सी कौन सी है? ये बस्सी जयपुर की है मेरे साथियों। और यहां पर यदि हम बात करें, एक बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर भी है बस्सी। वैसे चित्तौड़ में बस्सी के नाम से 2 जगह हैं, लेकिन ये जो बस्सी है ये काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है चित्तौड़ का बस्सी किस कला के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जयपुर का जो बस्सी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बस्सी कहां पर है? ये बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। नगरी के पास में जो बस्सी है ये वो बस्सी है। एक बस्सी कारोईपुर के पास भी पड़ती है, जो पौना से कारोई रूट पे पड़ती है, वो बस्सी ज़्यादा फेमस नहीं है। जयपुर की बस्सी फेमस है, और यहाँ पर चित्तौड़ में स्थित ये बस्सी जो चित्तौड़ के निकट है ये फेमस है। नेक्स्ट, राज्य का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग प्लांट जो है वो कौन सा माना जाता है? ये प्लांट कौन सा है? कोटपुतली। और राजस्थान में जो दूध के प्रोडक्ट हैं वो किस नाम से बिकते हैं? वो सरस के नाम से बिकते हैं। जैसे गुजरात का सबसे जो फेमस डेयरी प्रोडक्ट है वो अमूल वाला है, ब्रांड अमूल है ना, जैसे द टेस्ट ऑफ इंडिया अमूल, इस प्रकार के जो ये एड वगैरह चलते हैं, तो वो अमूल जो है वो इंडिया का ब्रांड है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा गुजरात में फेमस है। हमारे राजस्थान में भी अमूल चलता है, जैसे दिल्ली में मदर डेयरी चलती है, उसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करते हैं राजस्थान में सरस डेयरी जो है वो सहकारी क्षेत्र में है और सबसे ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट, जंतर मंतर को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया? जंतर मंतर को 2010 में शामिल किया, जबकि 2019 की यदि हम बात करें, जयपुर परकोटे को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। तो यहाँ पर जयपुर के परकोटे की बात आ रही है 2019 में, जबकि 2010 में बात करें तो जंतर मंतर जो कि जयपुर में स्थित एक वेधशाला है तो उसको घोषित किया था। नेक्स्ट, शांताबाई कुटीर का संबंध जो है वो जयपुर से है। शांताबाई कुटीर की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? अब वर्तमान में इसका नाम क्या है, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। वर्तमान नाम जो है वो वनस्थली विद्यापीठ है। वनस्थली विद्यापीठ, और ये वर्तमान में कहां पर है? ये निवाई टोंक के अंदर पड़ती है, निवाई टोंक। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका संबंध किससे था? जयपुर से था। संस्थापक कौन है इसके? तो यहां पर हम बात करते हैं संस्थापक हैं इसके हीरालाल जी शास्त्री, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? जोबनेर में जन्म हुआ था इनका, जोबनेर में जन्म हुआ था। एग्जाम में प्रश्न आ चुका है इनके बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? देखे साथियों के क्या कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में ये निवाई टोंक में पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सरगासूली का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसी सरगासूली का एक अन्य नाम क्या है? ईसरलाट। ईसरलाट इसका एक अन्य नाम है। जयपुर की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है। जयपुर की सबसे ऊंची इमारत, जयपुर की यह सबसे ऊंची इमारत है। इसे जयपुर का विजय स्तंभ व कुतुब मीनार कहा जाता है। विजय स्तंभ व कुतुब मीनार कहा जाता है। कुतुब मीनार भी इसको कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया।
राम सिंह जी द्वितीय ने करवाया, ईश्वरी सिंह जी ने करवाया, या फिर जय सिंह जी ने करवाया? ईश्वरी सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। और बाद में ऐसा कहते हैं कि मराठों से परेशान होकर के अपने 3 प्रिय रानियों और एक प्रिय पासवान के साथ ऊपर से नीचे कूद के क्या कर ली? आत्महत्या कर ली थी। इसके बारे में सूर्यमल मिश्र ने एक बात कही थी कि सवाई ईश्वरी सिंह जी ने इसका निर्माण जो है वो राजमहल के युद्ध को जीतने के उपलक्ष्य में नहीं करवाया, जबकि उनके एक सेनापति थे जिनका नाम था हर गोविंद नाटाणी। ऐसा कहते हैं सूर्यमल मिश्रण कि उनकी एक पुत्री थी जो बड़ी सुंदर थी और उनका महल जो था वो इससे सामने था, तो इसका निर्माण करके इसके ऊपर दिल्ली जाकर के ईश्वरी सिंह जी उसको निहारा करते थे। लेकिन अधिकांश इतिहासकारों ने इस बात का खंडन किया है। सूर्यमल मिश्रण का संबंध बूंदी से है, उन्होंने वंश भास्कर की रचना की, उनका संबंध जयपुर के इतिहास से नहीं है, तो अधिकांश इतिहासकार उसका खंडन करते हैं। बिल्कुल ये 5 मंजिला इमारत है, 5 नहीं 7 खंडों में ये बनी हुई है। बिल्कुल आत्महत्या कर ली थी ऊपर से नीचे कूद करके, तो ये 7 खंडों वाली इमारत है। नेक्स्ट, निम्न में से किस दुर्ग को गुलाबी नगरी का पहरेदार कहा जाता है? इन्हीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें, जयगढ़ दुर्ग, चोमू दुर्ग, नारगढ़ दुर्ग और आमेर दुर्ग। एक बार प्रश्न आया था एग्जाम में, निम्न में से कौन सा दुर्ग जो है वो जयपुर शहर के निकट स्थित नहीं है? उसमें भी ये चारों ऑप्शन थे, उसमें ये चोमू ऑप्शन सही था। लेकिन इनमें से जयपुर का पहरेदार किसे कहा जाता है? नाहरगढ़ को जयपुर का पहरेदार कहा जाता है। और नाहरगढ़ को क्या कहा जाता है? जयपुर का मुकुटमणि, जयपुर का मुकुटमणि व जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग, जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग, जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग भी इसी को कहा जाता है। कौन सा दुर्ग है? नाहरगढ़। इसी को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। सवाई जय सिंह जी ने निर्माण करवाया। मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसके द्वारा की गई? भाई मदरसा ए हुनरी की बात करें, वर्तमान में इसका नाम क्या है? राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट इसका नाम है। मदरसा हुनरी उस समय सवाई राम सिंह जी द्वितीय ने बनवाया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है। मदरसा ए हुनरी कहाँ प्रस्थापित है? जयपुर में है, राम सिंह जी ने बनाया। नेक्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? मतलब जयपुर में जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसके ऐसे कौन से सदस्य जो है यहाँ पर पधारे थे और उनके आगमन पर ही क्या किया? इस जयपुर का कलर जो है वो गुलाबी रंग से रंगवाया। उसी समय अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया था, तो प्रिंस अल्बर्ट का आगमन हुआ था। प्रिंस अल्बर्ट ने अल्बर्ट हॉल की नींव रखी थी, मतलब इन्होंने क्या किया था? उसका शिलान्यास किया था। और यहीं पर जयपुर का कलर भी राम सिंह जी ने इनके आगमन पर कौन सा करवा दिया? वो ये करवा दिया था। तो क्लियर, एडवर्ड पंचम का संबंध नहीं है। महारानी एलिजाबेथ मेयो थे, मेयो 1870 में जयपुर आते हैं, लेकिन उनके उपलक्ष्य में कोई निर्माण कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट, सवाई जय सिंह जी ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? अभी हम वेधशाला की बात कर रहे थे। उज्जैन में, मथुरा में, आगरा में और बनारस में। और ये प्रश्न क्या है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में आया हुआ है। ये प्रश्न 2 बार परीक्षा में आ चुका है और दोनों बार ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में एक बार आगरा की बजाय क्या था? एक बार आगरा की बजाय भोपाल ऑप्शन में दे रखा था, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। भाई एमपी के अंदर उज्जैन है, वहां पर यह वेधशाला बनी हुई है। यूपी में 2 जगह बनी हुई है, एक मथुरा में बनी हुई है, एक बनारस में बनी हुई है। बनारस की जगह आपको वाराणसी भी मिल सकता है, वाराणसी भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, बनारस भी मिल सकता है। आगरा में ये नहीं है, भोपाल के अंदर भी नहीं है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। बाकी उज्जैन में है, मथुरा में है, बनारस में है, जयपुर के अंदर है और दिल्ली के अंदर है ना? दिल्ली में भी है। दिल्ली वाली सबसे पुरानी, मतलब सबसे पहले बनाई। जयपुर वाली सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद व राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो यहाँ पर हम बात करते हैं जयपुर के वे व्यक्ति कौन है जिनको अकबर ने फर्जंद की उपाधि प्रदान की। फर्जंद का मतलब होता है पुत्र के समान पुत्र, या फिर हम उसको दत्तक पुत्र भी कह सकते हैं। भगवान दास, भारमल, जय सिंह और मान सिंह। तो भारमल को कौन सी उपाधि दी?
अमीर उल उमरा और राजा की उपाधि प्रदान की थी। यहाँ पर भगवान दास को भी राजा की उपाधि प्रदान की। जय सिंह जी फर्स्ट की बात करें चाहे सेकंड की बात करें, अकबर से उनका कोई संबंध नहीं है। और मान सिंह जी की बात करें, मान सिंह जी को क्या है, फरजंद की उपाधि दी थी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मान सिंह जी से संबंधित दो बात जुड़ी हुई है। पहली बात तो ये कहते हैं कि मान सिंह जी की जो मुलाकात है वो अकबर से कब हुई थी, तो कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि जब अकबर का हरका बाई के साथ विवाह हुआ था तभी मान सिंह जी जो है वहां पर एक हाथी जो है वो बिगड़ जाता है, उसको कंट्रोल करते हैं। और उस समय मान सिंह जी की उम्र मात्र 12 वर्ष की होती है। और जब अकबर के द्वारा ये कहा जाता है कि कौन व्यक्ति है जिन्होंने इस बिगड़े हुए हाथी को कंट्रोल किया, अपने नियंत्रण में किया, मेरे सामने लाया जाए, उस समय मान सिंह जी वहां पर उपस्थित होते हैं। मान सिंह जी थोड़े काले कलूटे थे, थोड़े कुरूप थे, मतलब सुंदर नहीं थे, स्मार्ट नहीं थे। तो अकबर ने इनको ये बात इन पर तंज करते हुए ये बात कह दी कि जब खुदा के घर पे नूर बट रहा था तब आप कहाँ थे, मतलब जब खुदा के घर पे सुंदरता बट रही थी तब आप कहाँ थे। इन्होंने कहा खुदा के घर पे जब नूर बट रहा था उसी समय वहां पर दो लाइनें लगी हुई थी, एक लाइन में नूर बट रहा था, दूसरी लाइन में साहस और शौर्य बट रहा था। मैं दूसरी लाइन में खड़ा था, जिस लाइन में साहस और शौर्य बट रहा था उस लाइन में मैं खड़ा था। तो अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ। अकबर ने कहा भाई ये तो बंदा हमें चाहिए, और बाद में पुत्र के समान पुत्र फरजंद की उपाधि दी। लालन पालन भी अकबर के द्वारा किया गया, मतलब 12 वर्ष की उम्र से अकबर की सेवा में गए, जब तक मतलब एक प्रकार से भगवान के पास नहीं चले गए तब तक अकबर की ही सेवा की। सबसे लंबा कार्यकाल जो है एक प्रकार से अकबर की सेवा में इनका ही गुजरता है। तो यहाँ पर मान सिंह जी, जिन्हें मिर्जा राजा मान सिंह कहते हैं, 1500 से अधिक इनकी रानियां थी। नेक्स्ट 1747 में जयपुर के उत्तराधिकार को लेकर सवाई जय सिंह जी के दो पुत्रों के बीच में एक उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, ईश्वरी सिंह जी और माधो सिंह जी के बीच में। तो 1747 के अंदर जो युद्ध हुआ था वो युद्ध था राजमहल का युद्ध। इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में सरगासूली का निर्माण करवाया, सरगासूली का निर्माण करवाया। और जबकि हम यहां पर बात करते हैं कि बगरू का युद्ध जो है वो कब हुआ था, 1748 में हुआ था। इस युद्ध में सवाई ईश्वरी सिंह जी जीत गए थे, जबकि इस युद्ध में ये हार गए थे और उसके बाद में संधि करनी पड़ी और राजमहल की जागीर जो है वो किनको देनी पड़ी, माधो सिंह जी को देनी पड़ी। लेकिन 1750 की हम बात करते हैं, ईश्वरी सिंह जी मराठों के डर से क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। जयपुर के एकमात्र शासक जिन्होंने आत्महत्या कर ली, और बाद में महाजी सिंधिया जो है वो इनको बुलाते हैं और माधो सिंह जी बाद में शासक बनते हैं जयपुर के। और ये रहा आपके लिए आज़ादी का ऑफर, 1 से 15 अगस्त आज़ादी का ऑफर। स्पेशल ऑफर जो है, स्पेशल कोर्स जो है वो आपके लिए कितने का है, 199 का है। कॉम्बो कोर्स जो है वो 399 का है, 399 का है ना। तो यहाँ पर आज़ादी का ऑफर संकल्प के संग, इसमें स्पेशली बीएसटीसी पीटीटी की अभी हम बात करते हैं। इनकी एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, अभी तक 1 महीना पड़ा हुआ है। 1 महीने में आप आसानी से, कुछ साथियों के मुझे आज मैसेज आए थे सर पीटीटी का कोर्स जो है उस पर ऑफर दो, तो शायद साथियों को पता नहीं है कि ऑफर 2-3 दिन से चल रहा है। सभी साथी इस ऑफर का लाभ लें। अभी 1 महीने का समय पड़ा हुआ है एग्जाम में, बढ़िया शानदार नोट्स बनाए और बढ़िया रिवीजन करके जाए और धुआंधार सिलेक्शन आपका इसमें हो सकता है। एसएससी जीडी का कोर्स अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसको भी आप आराम से खरीद सकते हैं और अपनी पढ़ाई को क्या है बिल्कुल जारी रख सकते हैं। कोरोना काल में सभी साथी तैयारी कर रहे हैं, आप पीछे ना रहें, संकल्प के संग अपनी तैयारी को जारी रखें। नेक्स्ट बात करते हैं आमेर के राजा भारमल की पुत्री जिनका विवाह अकबर के साथ हुआ था। ये विवाह कहाँ पे हुआ था? ये विवाह सांगानेर में हुआ था, ये विवाह आमेर में हुआ था, ये विवाह सांबर में हुआ था, ये चोमू में हुआ था। तो ये विवाह कहाँ हुआ? सांबर में हुआ था। कब हुआ? 1562 में हुआ था। किसके साथ हुआ? हरका बाई के साथ ये विवाह हुआ था। हरका बाई को अकबर ने अपने हरम में किस नाम से रखा? हरम मरियम ए उजमानी, मरियम ए उजमानी। कुछ इतिहासकार कहते हैं इसका अर्थ परी होता है, सुंदर होता है, जबकि ऐसा भी कहते हैं कि सलीम है उन्होंने इनको ये उपाधि दी थी कि आप मेरी नई जमाने की माँ हो। तो ये एक नाम है मरियम उजमानी। सांबर में इनका विवाह हुआ था, यहीं पर इनकी चवरी लगी हुई है। सांबर में ही क्यों हुआ था, इसका कारण क्या है कि जब अकबर दिल्ली से अजमेर जाते थे, सांबर रास्ते में पड़ता था। यहीं पर सांबर माता का मंदिर है, निकट ही यहाँ पर देवयानी तीर्थ है और यहाँ पर प्रसिद्ध खारे पानी की सांबर की झील है। जबकि सांगानेर की बात करें, यहाँ के व्यक्ति कौन थे?
चगताई खा, इनके सहयोग से क्या है, भारमल ने क्या किया, मुलाकात की थी। चगताई खा और मजनू खा दो व्यक्ति हैं जिन्होंने अकबर के साथ भारमल की भेंट करवाई थी और उसके बाद वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। बगरू नामक स्थान पर जयपुर के उत्तराधिकार को लेकर ईश्वरी सिंह जी और माधव सिंह जी के मध्य पुनः युद्ध कब हुआ था, तो 1748 में ये पुनः युद्ध हुआ था। 1747 में राजमहल का युद्ध हुआ और इसमें बगरू का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं मिर्जा राजा जयसिंह जी निम्न में से किस कवि को प्रत्येक दोहे पर क्या देते थे, एक स्वर्ण असरपी मतलब एक स्वर्ण मुद्रा देते थे। भाई ऐसा क्या लिख दिया उन्होंने, उसमें से कौन से विद्वान है, बिहारी लाल, कुलपति मिश्र, राम कवि या दुर्सा आडा। तो बिहारी लाल जी इसका क्या है, सही आंसर है। किसकी रचना की इन्होंने, बिहारी सतसई की रचना की। सतसई ऐसा कहते हैं, 700 दोहे थे, इसका मतलब 700 स्वर्ण असरपियों पे इन्होंने कब्जा जमा लिया था। इसका मतलब मिर्जा राजा जय सिंह जी इनसे बड़े खुश थे, तभी तो इनको 700 असरपियां दे दी। प्रत्येक दोहे के अंदर एक असरपी मिलती थी इनको, और भाई लिखते भी मन लगा के थे, ऐसी कोई बात लिखी होगी तभी दी होगी। बाकी एक सामान्य जानकारी के बारे में कौन इतना खर्चा करता है। नेक्स्ट, निम्न में से वह कछवा शासक जिसने औरंगजेब के अधीन रहकर कार्य नहीं किया था। अब देखो ये प्रश्न उल्टा है, यूं समझे आप, इनमें से कौन सा शासक अकबर के समकालीन नहीं है, औरंगजेब के समकालीन नहीं है, किसने शाहजहां की सेवा की, जहांगीर की सेवा की, ये एग्जाम में बड़े प्रश्न आते हैं। बिल्कुल बिहारी सतसई की बात हो गई है। तो इस प्रकार के जब प्रश्न आते थे, इस प्रश्न को आप यूं समझ सकते हैं, जयपुर के कौन से शासक औरंगजेब के समकालीन नहीं है। औरंगजेब का शासन काल की यदि हम बात करें तो 1658 से लेकर 1707 तक इनका काल रहता है। तब तक हम बात करते हैं मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह और बिशन सिंह जी, ये तीनों इनके समकालीन होते हैं। राजा मान सिंह की यदि हम बात करें, ये अकबर के समकालीन थे, अकबर वे, तो यहां पर हम अकबर लिख सकते हैं, अकबर के समकालीन। वैसे इनकी मृत्यु जो है वो 1614 में होती है, तब तक हम कह सकते हैं जहांगीर के भी ये समकालीन है। 1605 में जहांगीर शासक बन जाते हैं। तो राजा मान सिंह जो है, इनका शासन काल जो है वो 1589 से लेकर 1614 तक का माना जाता है। तो यहाँ पर हम अकबर के साथ जहांगीर भी लिख सकते हैं, अकबर व जहांगीर दोनों के समकालीन थे ये। नेक्स्ट, जय सिंह जी द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी। भाई यहां पर बात करते हैं हम, जय सिंह जी द्वितीय का मतलब हो गया है सवाई जय सिंह जी। इनको ये उपाधि किसने दी, औरंगजेब ने दी। जब इन्होंने मिर्जा राजा से इनमें सवाया गुण पाए, तब इनको कहा भाई ये पहले वाले जो जय सिंह जी हैं उनसे भी इनमें सवाया गुण है। जबकि यहां पर हम बात करें, शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि, शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह जी प्रथम को दी थी। जय सिंह जी फर्स्ट जो है उनको शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। जबकि यहाँ पर कौन सा अभियान था, कंधार अभियान के दौरान दी थी। जबकि जय सिंह जी द्वितीय जो है उनमें सवाया गुण पाकर औरंगजेब ने इनको सवाई की उपाधि दी थी। और वो बात भी आप सभी साथियों को याद होगी, जब औरंगजेब ने इनका हाथ पकड़ लिया था और हाथ पकड़ के कहा था कि जय सिंह है, दम है तो ये हाथ छुड़ा करके बताओ। और उसी समय जय सिंह जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का हाथ स्वयं यदि मुगल भाषा पकड़ ले, वो व्यक्ति मूर्ख ही होगा जो अपना हाथ छुड़ाएगा। और बाद में थोड़ा उनको बातों में लेकर के हाथ भी छुड़वा दिया था। औरंगजेब बड़े प्रसन्न हुए, भाई वास्तव में वाक चतुर्य आदमी है। और चाणक्य की उपमा भी बाद में जय सिंह जी को दी गई थी। तो इनको चाणक्य भी कहा जाता है और सवाई भी कहा जाता है। नारगढ़ दुर्ग में 9 पासवानों के लिए एक जैसे जो महल है, वो 9 सुंदर महल बनवाने वाले कछवा शासक कौन थे। भाई वो सवाई माधव सिंह जी सेकंड ने बनाए थे। सवाई माधव सिंह जी फर्स्ट जो है वो तो अपने भाई ईश्वरी सिंह जी के साथ लड़ने में ही व्यस्त रहे, उन्होंने निर्माण कार्य नहीं करवाया था। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सवाई मान सिंह जी द्वितीय की, इन्होंने तख्ते शाही महल बनाए थे। सवाई राम सिंह जी द्वितीय का काल जो है निर्माण काल को लेकर जयपुर का एक बहुत अच्छा काल रहता है। और सवाई प्रताप सिंह जी की बात करें, सवाई प्रताप सिंह जी ने हवा महल बनाया और भी बहुत सारी रचनाएं की, बड़े विद्वान व्यक्ति थे। नेक्स्ट, किस कछवा शासक को सबसे पहले मराठों से संघर्ष करना पड़ा। तो ये वही शासक हैं सवाई जय सिंह जी। पहले इन्होंने मराठों को आमंत्रित किया राजस्थान में, मराठों ने बूंदी पर आक्रमण किया, इनके ऊपर भी 1733 में आक्रमण करके इनको पराजित कर दिया। मजबूरन इन्होंने चाणक्य नीति अपनाते हुए क्या किया, फिर बाद में हुडा सम्मेलन बुलाया और इनके साथ में क्या किया, मराठों के साथ में संघर्ष करने की ठानी। लेकिन कहते हैं कि इन्होंने डुलमुल नीति का परित्याग, मतलब एक प्रकार से परित्याग नहीं किया,
ढुलमुल नीति के तहत क्या करते थे, मराठों से चुपके चुपके संधि करने लगे। अन्य शासकों को जब जानकारी मिली तो उन्होंने कहा भाई सवाई जय सिंह जी ये बात गलत है। हुडा सम्मेलन में हमारे क्या बात हुई, रामपुरा में सेना एकत्रित होगी, मराठों के विरुद्ध क्या करेंगे, हल्ला बोलेंगे, और आप जो है ढुलमुल नीति का क्या कर रहे हो, बिल्कुल आप आचरण कर रहे हो। और बाद में ऐसा कहते हैं, जाड़ली नामक एक जगह पड़ती है टोंक में, वहां जाके ये महाजी सिंधिया से जाके मिल जाते हैं, बाद में उनकी माता का जयपुर में स्वागत करते हैं। ये बातें जो है बिल्कुल हुडा सम्मेलन के विरुद्ध हो जाती है। नेक्स्ट, सवाई प्रताप सिंह जी के समय 22 विद्वान रहते थे, 22 विभिन्न क्षेत्रों के कलाकार रहते थे। यह संगोष्ठी क्या कहलाती है, तो भाई गुणीजन खाना के भी उस समय कलाकार थे, गुणी बाईसी, गंधर्व बाईसी, बिल्कुल गंधर्व बाईसी। इनके समय में 22 विद्वानों की मंडली हुआ करती थी, जैसे 22 नर्तक, 22 चित्रकार, 22 गायक, 22 अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान इनके दरबार में रहते थे। एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया है कि गंधर्व बाईसी जयपुर के किस शासक के दरबार में रहती थी, तो वो थे सवाई प्रताप सिंह जी। नेक्स्ट बात करते हैं, 1761 में कछवा शासक सवाई माधो सिंह जी तथा कोटा के महाराव शत्रुसाल के मध्य युद्ध हुआ था। इस सेना में जयपुर की पराजय हुई थी। भाई इस युद्ध की हम बात करें, कौन सा युद्ध था, 1761 में ये युद्ध था भटवाड़ा का युद्ध, और इसमें कोटा की सेना का नेतृत्व किसने किया था, कोटा की सेना का नेतृत्व। तो देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है जालिम सिंह, जालिम सिंह। अब यहां पर एक नोट लगाकर लिख सकते हैं, नोट सालिम सिंह, सालिम सिंह जो है इनका संबंध कहां से है, जैसलमेर से है। और ये नाम इनका सालिम सिंह था, लेकिन काम इनके जालिम सिंह जैसे थे। कुलधरा वाला जो गांव है, पाली वालों का जो गांव था, उसके साथ 84 गांवों के उजड़ने की घटना, पाली वालों ने जैसलमेर का त्याग जो है वो इन्हीं के कारण किया था। इनकी हवेली कहां पर बनी हुई है, जैसलमेर में बनी हुई है। जबकि जालिम सिंह कौन है, वो कोटा के उस समय सेनापति थे, कोटा के मतलब एक प्रकार से मजबूत स्तंभ थे। और इन्होंने झालावाड़ की क्या कर दी थी, शुरुआत कर दी थी कि भाई झालावाड़ अलग से रियासत बनेगी। इनका बहुत ज़्यादा दबदबा हो गया था, कोटा के फौजदार रहे। तब बाद में इनके जो आगे आने वाले शासक हैं, इनके वंशज जो है, मदन सिंह जी के समय 1838 में झालावाड़ अलग से रियासत बनती है, लेकिन उसका सूत्रपात जो है वो जालिम सिंह जी ने कर दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी। भाई ढूंढाड़ के अंदर यदि हम बात करें, वहां के बड़ गुजरों को किसने पराजित किया था, तेजकरण ने पराजित किया था। इन्हीं को दूल्हे राय के नाम से भी जाना जाता है। बड़े सुंदर थे, दूल्हे की तरह स्मार्ट व्यक्ति थे। और कब इन्होंने स्थापना की, 1137 ईस्वी के अंदर इन्होंने दौसा को राजधानी बनाते हुए यहाँ पर कछवा शासक की क्या कर दी, नींव रख दी। और उसके बाद में रामगढ़ को इन्होंने राजधानी बनाया। कोकिल देव वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1207 के अंदर आमेर को राजधानी बनाया था। आमेर को राजधानी, आमेर को राजधानी इन्होंने बनाया था। और जबकि जयपुर को राजधानी जय सिंह जी ने बनाया था। और रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ भी राजधानी किन्होंने बनाई, तेजकरण जी ने बनाई। मंगल राय का संबंध किससे है, जैसलमेर के भाटी शासक से है। रामदेव की बात करें, इन्हीं का अन्य नाम राजदेव भी मिलता है। इन्होंने आमेर में कदमी महलों का निर्माण करवाया था। आमेर के कदमी महलों के निर्माता, कदमी महलों के निर्माता इनको कहा जाता है। और इन्हीं कदमी महल में बनी एक छतरी है जिसमें ढूंढाड़ के या हम बात कर सकते हैं आमेर के कछवा शासकों का राज तिलक हुआ करता था। नेक्स्ट बात करें, आमेर में शीला देवी का मंदिर किसने बनवाया था, मान सिंह जी प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और पुनः निर्माण इन्होंने करवाया था। पुनः निर्माण की बात आ जाए साथियों, तो पुनः निर्माण मान सिंह जी सेकंड ने करवाया था। बंगाल के शासक केदार को पराजित करके प्रतिमा यहाँ पर लेकर के आए थे। आमेर के महलों में इन्होंने प्रतिमा स्थापित करवाई थी। तो बिल्कुल शीला देवी जो है आमेर के कछवा शासकों की आराध्य देवी मानी जाती है। नेक्स्ट, सवाई जय सिंह जी के द्वारा जयपुर शहर का निर्माण किस वर्ष में करवाया गया। तो जयपुर का निर्माण कब होता है, 1727 में निर्माण होता है विद्याधर भट्टाचार्य के नेतृत्व में। नेक्स्ट, जयपुर शहर का नक्शा तैयार करने वाला, नक्शा का मतलब वास्तुकार हो गया। तो वास्तुकार कौन थे जिन्होंने जयपुर का नक्शा बनाया था, तो यहाँ पर बात करें मिर्जा इस्माइल की, तो आधुनिक जयपुर के निर्माता माने जाते हैं। ये आधुनिक जयपुर के निर्माता
आधुनिक जयपुर के ये निर्माता माने जाते हैं। पंडित जगन्नाथ की बात करें तो जयपुर की नींव इनके द्वारा रखी गई। नींव रखने का मतलब ये जय सिंह जी के गुरु जी थे, इस वजह से नींव इन्होंने रखी थी, नींव का पत्थर इन्होंने रखा था। विद्याधर भट्टाचार्य जो हैं उन्होंने इसका नक्शा बनाया था, कौन सी डिजाइन पर जयपुर बनेगा। और पुंडरीक रत्नाकर की बात करें, पुंडरीक रत्नाकर सवाई जय सिंह जी के एक दरबारी विद्वान हुआ करते थे। जबकि पुंडरीक विट्ठल की बात करें, पुंडरीक विट्ठल मिर्जा राजा जय सिंह जी के दरबारी थे। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? मिर्जा राजा जय सिंह, जिनको मिर्जा राजा जय सिंह को जय सिंह दी फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1665 के अंदर इस संधि के लिए शिवाजी को विवश किया था। बाद में दल बल के साथ आगरा ले गए, राम सिंह जी की हवेली में रखा। औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया और बाद में शिवाजी जो है उनको कहते हैं कि वहां से निकालने में हाथ जय सिंह जी का था। बाद में औरंगजेब ने इन पर दबाव डाला कि आपकी वजह से शिवाजी भाग गए हैं, चाहिए आप उनको पकड़िए, लेकिन बाद में ये सफल नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट, किस कछवा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो अभी बात कर रहे हैं दूल्हे राय की बात करें, दूल्हे राय ने राजधानी किसको बनाया? इन्होंने दौसा को राजधानी बनाया था तथा इन्होंने रामगढ़ को राजधानी बनाया था। इसके बाद बात करें, कोकिल देव ने 1207 के अंदर राजधानी बनाया था और मान सिंह जी भारमल आमेर के शासकों में माने जाते हैं। नेक्स्ट, जयपुर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कर ली सहायक संधि और वो कौन से हैं? जगत सिंह जी सेकंड। इन्हें जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है, जयपुर का बदनाम शासक, क्योंकि रसक कपूर जो थी वो इन्हीं की क्या थी? बिल्कुल इनकी पासवान थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 में संधि कर ली और कृष्णा कुमारी की विवाद लेकर गिंगोली का जो युद्ध हुआ उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। तो ये वही थे जगत सिंह जी। नेक्स्ट बात करें, जय सिंह जी प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किन्होंने प्रदान की थी? तो अभी हम बात कर रहे थे शाहजहां ने जय सिंह जी फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि दी, जबकि जय सिंह जी सेकंड जो है उनको सवाई की उपाधि जो है वो औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट, इतिहासकारों ने किस कछवा शासक को चाणक्य की उपाधि दी थी? तो सवाई जय सिंह जी को इतिहासकारों ने चाणक्य का बड़ा दिमाग है, मराठों को यहाँ बुला लिया, बाद में मराठों को भगाने के लिए मंच भी बनाया और बाद में उनके पास साथ में ढुलमुल नीति के साथ क्या कर ली? संधि कर ली, इसलिए चाणक्य का बड़े दिमागदार व्यक्ति थे। नेक्स्ट, किस शासक के बाद जयपुर के सभी शासकों ने अपने नाम के साथ क्या लगा लिया? सवाई लगा दिया। तो जय सिंह जी द्वितीय जो हैं इनको औरंगजेब ने सवाई की उपाधि प्रदान की और बाद में जितने भी शासक थे वो नाम के साथ स्वतः ही अपने साथ सवाई लगाने लग गए। नेक्स्ट, करण सिंह जी भूमिया का संबंध किस दुर्ग से माना जाता है? बात करते हैं नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में। नाहर सिंह भूमिया का संबंध जो है नाहर सिंह जी भूमिया का संबंध किससे है? नाहरगढ़ दुर्ग से है। यदि हम बात करें ईश्वरी सिंह के बारे में, ईश्वरी सिंह को भूमिया देव भी कहते थे, भूमिया देव भी कहते थे। इन्हीं को जागृत देव भी कहते थे, जागृत देव भी कहते थे। और इसके अलावा यदि बात करें करण सिंह जी भूमिया की, माधवराजपुरा का किला जो कि फागी तहसील में बना हुआ है उसकी रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए, इस वजह से इनको माना जाता है। नेक्स्ट, 1887 में किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा सितार-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी? तो यहाँ पर जो है ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें सवाई राम सिंह जी ने क्या है? साथ दिया था अंग्रेजों का, इस वजह से ये इनको उपाधि मिली थी। नेक्स्ट, जयपुर के कौन से शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रज निधि के नाम से लिखते थे? तो इसके अंदर सवाई प्रताप सिंह जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गंधर्व बाई से अपने दरबार में रखी थी और यही वो व्यक्ति हैं जो उपनाम कविताओं में अपना ब्रज निधि लिखते थे। और ऐसा कहते हैं कि 5 कविताएं लिख करके गोविंद देव जी को भेंट कर देते थे। गोविंद देव जी को जयपुर के वास्तविक शासक घोषित करने का श्रेय जो है वो सवाई प्रताप सिंह जी को दिया जाता है। और इसी के साथ अपनी आज की जो प्रश्नोत्तरी है वो यहीं पर समाप्त होती है साथियों। तो जयपुर जिला दर्शन हमने कुल 9 पार्ट में पढ़ा है। 8 पार्ट में हमने इसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए थ्योरी पढ़ी है। इससे पहले हम बात करें कोहिनूर प्रश्नोत्तरी में, जयपुर जिला दर्शन से संबंधित 2 प्रश्नोत्तरी अपनी पहले से हो चुकी है, मतलब 100 प्रश्न हो चुके हैं। जयपुर संभाग की भी 2 क्लासें हो चुकी है, उसमें भी 100 प्रश्न हो चुके हैं। आज की क्लास में 50 प्रश्न हो चुके हैं। इसका मतलब अब तक हमने जयपुर के 250 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब जयपुर से संबंधित कोई प्रश्न अपना बचने वाला नहीं है।
है, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, कला संस्कृति हो, पिछली क्लासों को भी आप देखते रहे। और इसी के साथ अनुमति लेता हूं मैं। कल बात करेंगे अलवर जिला दर्शन के बारे में। नए साथी जो हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को क्या है ज्वाइन करें, इस क्लास को सभी साथी लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। क्लास खत्म होने के बाद में बहुत ही शानदार शानदार प्यारे प्यारे मीठे मीठे गोड़ गोड़ कमेंट सभी साथी करते रहें। कल मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।